खाई हुआ। मैं पिछले 3 सालों से युद्ध के मैदान में लड़ रहा था और अब पहली बार अपने घर लौट रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में चोर मेरा सामान लूट लेंगे। जाते जाते वो चोर मेरा मजाक उड़ाना भी नहीं भूले, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि बहुत जल्द वही लोग मेरा बैग अपने हाथों से वापस लौटाने वाले हैं। जैसे ही दोनों चोरों ने उत्साह से बैग खोला और उसके अंदर रखा सामान देखा, उनकी हालत एकदम खराब हो गई, क्योंकि उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ युद्ध में मिली बहादुरी की सम्मान पदक और वीरता के मेडल भरे हुए थे। लेकिन उनके साथ खड़ा दूसरा चोर अब भी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, ये लड़का मरने से बिल्कुल नहीं डरता, वीरता के मेडल तक नकली बनवा लिए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई, क्योंकि अगले ही पल आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया और सामने दौड़ता हुआ छोटा ट्रक भी जोर से ब्रेक लगाकर रुक गया। उनके सामने ऐसा नजारा था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल सकते थे। कई बख्तरबंद गाड़ियों से पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान उतर रहे थे। दोनों चोर डर से कांपते हुए बोले, हमने तो सिर्फ एक बैग चुराया था, क्या इसके लिए बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर तक भेज दिए? तभी मैं पूरी शांति के साथ उनकी तरफ बढ़ा। वहां मौजूद हर इंसान ने मुझे देखते ही सम्मान से सलाम किया, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाने के लिए मैंने सिर्फ अपना बैग उठाया और भीड़ में गायब हो गया। इस बार मैं अपनी यूनिट से खास छुट्टी लेकर घर लौटा था, क्योंकि मैं अपनी माँ का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ को लेकर होटल पहुंचा, दरवाजे पर खड़े एक कर्मचारी ने हमें रोक लिया। उसने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए सर, ये प्राइवेट रूम अब किसी और को दे दिया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरा कमरा दे देता हूँ। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने ये कमरा 3 दिन पहले बुक किया था, आखिर किस हक से इसे किसी और को दे दिया? कर्मचारी ने मुझे और मेरी माँ को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, सर आप तो सिर्फ 2 लोग हैं, इतने बड़े प्राइवेट रूम की आपको जरूरत नहीं है। आज जिंघाई के लियू परिवार की बेटी के निजी सहायक का प्रमोशन हुआ है। डोंगिंग ग्रुप के सारे बड़े अधिकारी आने वाले हैं। यही वीआईपी रूम हमारे चेयरमैन ने खास उनके लिए तैयार करवाया है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया और तुरंत अपनी मंगेतर को फोन मिला दिया। मैंने कहा, मिस लियू, क्या आपने नहीं कहा था कि आप दूसरे प्रांत में बिजनेस ट्रिप पर गई हैं? घर से निकलने से पहले ही मेरी बात लियू रुआन से हुई थी। मैंने उन्हें माँ के 50वें जन्मदिन पर आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था आज मुझे एक बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलना है। उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो जिंघाई के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी, इसलिए उनका बिजी होना स्वाभाविक था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो महिला इस समय दूसरे प्रांत में होने का दावा कर रही थी, वो अपने छोटे से असिस्टेंट के प्रमोशन के लिए 1 लाख की न्यूनतम खर्च वाले वीआईपी रूम में मौजूद थी। फोन उठते ही उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, जो कहना है जल्दी कहो। मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, मिस लियू, क्या आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने फोन काट दिया और सिर्फ बिजी टोन सुनाई देने लगी। ये सब देखकर बगल में खड़ा कर्मचारी जोर से हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे मुझे तो लगा था कि आप सच में मिस लियू को जानते होंगे, लेकिन वो तो आपका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझती। मेरी उम्र मुश्किल से 30 साल थी और मैंने साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वहां मौजूद किसी ने भी मुझे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं उन्हें जानता हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असली बात यह है कि ये कमरा मैंने पहले बुक किया था। कर्मचारी तुरंत बोला, तो उससे क्या, पूरा होटल डोंगिंग ग्रुप की संपत्ति है, यहाँ पहले किसने बुक किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और ठंडी आवाज में पूछा, अगर मैं आज हर हाल में इसी कमरे में बैठूं तो? कर्मचारी का चेहरा तिरस्कार से भर गया। पता नहीं कहाँ का देहाती आ गया है, डोंगिंग ग्रुप में आकर हंगामा करता है। लड़के, मेरी बात मान लो, अगर अभी भी नहीं गए तो मिस लियू आते ही तुम्हारी एक टांग तोड़वा देंगी। अपनी ही मंगेतर का ऐसा घमंडी और अन्यायपूर्ण व्यवहार सोचकर मेरे दिल में गहरी निराशा भर गई। तभी मेरी माँ ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा रहने दे, चलो कहीं और चलते हैं, वैसे भी तुम्हारी और मिस लियू की कभी नहीं बनी। मैंने माँ की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहा, माँ, आज आपका 50वां जन्मदिन है, आपका बेटा आपको किसी भी कीमत पर अपमानित नहीं होने देगा। मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई बोला, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, मिस लियू की भी परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ कमरा बदलने की बात ही तो है, इसमें क्या चला जाएगा। दूसरा बोला, अगर इस बात पर उसने मिस लियू को नाराज कर दिया तो जिंघाई में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लगभग हर कोई मुझे बदकिस्मत कह रहा था। उधर कर्मचारी का घमंड और भी बढ़ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, सुनाना सबकी बातें, अभी भी समय है, निकल जाओ। लेकिन उसकी धमकी का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ, उल्टा मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी आने लगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर से आवाज आई, बाहर इतना शोर किस बात का है? कर्मचारी तुरंत बोला,
असिस्टेंट वैंग, यही लड़का आपका कमरा छीनने की कोशिश कर रहा है। सामने खड़ा आदमी घूरते हुए कहा। कौन है जो मरने से नहीं डरता? मेरे बॉस का कमरा छीनने की हिम्मत किसने की? मैंने शांत स्वर में कहा, तो आप ही असिस्टेंट वैंग हैं। अपना परिचय दूं? मैं आपके बॉस का। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और घमंड से बोला, तुम चाहे कोई भी हो, आज ये कमरा तुम्हारा नहीं है। साफ साफ सुन लिया। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, असिस्टेंट वैंग, ये कमरा मैंने पहले बुक किया था। मेरी अनुमति के बिना इस पर कब्जा कर लेना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल गलत है? वो जोर से हंस पड़ा और बोला, गलत? इसमें गलत क्या है? ए लड़के, क्या तुझे पता भी है मेरा बॉस कौन है? खाई हुआ, मैंने शांत आवाज में कहा। तुम्हारा बॉस कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मेरी माँ का 50वां जन्मदिन है और मैं हर हाल में यही प्राइवेट रूम इस्तेमाल करूंगा। मेरी चेतावनी सुनकर वो असिस्टेंट घमंड से हंस पड़ा और ठंडी आवाज में बोला, जन्मदिन है तो क्या हुआ? तुम जैसे देहाती लोग भी वीआईपी रूम में बैठने का सपना देखने लगे। मेरी माँ को डर था कि कहीं बात हाथापाई तक न पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। फिर उन्होंने नाराज होकर कहा, बेटा, ये नौजवान बात करने की तमीज नहीं रखता। मैं 50 साल से ज्यादा उम्र की औरत हूं, फिर भी इसे जरा सी इज्जत देना नहीं आता। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल असिस्टेंट वांग ने हाथ उठाकर उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, तू होती कौन है मुझे सीख देने वाली? अपनी माँ को थप्पड़ खाते देख मेरे अंदर का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया जहां मेरी पिस्तौल थी, लेकिन जैसे ही मैं हथियार निकालने वाला था, माँ ने फिर से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, बेटा, अपने आप पर काबू रख। ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खराब मत कर। कई बार खुद को रोकने के बाद मैंने पहले माँ को वहां से सुरक्षित जगह भेज दिया, फिर मैं दोबारा वीआईपी रूम के दरवाजे पर लौटा। इस बार मेरी आवाज पहले जैसी विनम्र नहीं थी। मैंने सीधे कहा, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, लियू रुयान को यहां बुलाओ। असिस्टेंट हंसते हुए बोला, तुम जैसे आदमी भी मैडम लियू से मिलने की बात कर रहे हो? मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वो गुस्से से चीख पड़ा, ओए लड़के, तू मुझे धमकी दे रहा है? गालियां देते हुए उसने अपनी बाहें चढ़ाईं और मेरी तरफ झपट पड़ा। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें उसी दिशा में घूम गईं। एक लंबी और बेहद खूबसूरत युवती कई बॉडीगार्ड्स के साथ हमारी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही असिस्टेंट वांग को डांटते हुए कहा, वांग, तुम मेरी निजी असिस्टेंट हो, सार्वजनिक जगह पर किसी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मैंने सामने खड़ी उस महिला को ध्यान से देखा। मानना पड़ेगा, ऊपर वालों की पसंद सच में अच्छी थी। अगर उसमें कोई कमी थी तो सिर्फ यही कि उसकी नजरें मुझे बेहद ठंडी और तिरस्कार से देख रही थीं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मिस लियू, आज जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे लियू परिवार से जवाब चाहिए। लियू रुयान ने मुझे सिर से पैर तक देखा और घृणा से बोली, तो तुम ही बियुन दाओ हो? समझ नहीं आता मेरे पिता ने क्या सोचकर मेरी शादी तुम्हारे जैसे देहाती से तय कर दी। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल हैरानी से भर गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये लड़का मिस लियू का मंगेतर है? ये कैसे हो सकता है? जिंघाई की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की की शादी इस देहाती से? तभी किसी ने कहा, अगर कोई इस शादी का सबसे बड़ा विरोधी है तो वो खुद मिस लियू ही है। मैंने आसपास के लोगों की हंसी और तानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मेरी नजर सिर्फ उस लड़की पर थी जिसे आज पहली बार देख रहा था और जो मेरी मंगेतर कहलाती थी। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मिस लियू, आपकी असिस्टेंट ने वीआईपी रूम के लिए लड़ते हुए मेरी माँ को थप्पड़ मारा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगी। उसने बिल्कुल लापरवाही से हाथ हिलाया और बोली, बस एक वीआईपी रूम की बात है, उसकी कीमत ही कितनी होगी? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और बोली, 1 लाख काफी है, अगर कम हो तो और भेज देती हूँ। मैंने ठंडी आवाज में कहा, शायद आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। आपकी असिस्टेंट ने मेरी माँ को उनके 50वें जन्मदिन पर थप्पड़ मारा है। उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया, तो ठीक है, और 1 लाख ले लो, इसे तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च समझ लो। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसकी असिस्टेंट आगे बढ़ी और घमंड से बोली, ओए देहाती, अभी तक यहीं खड़ा क्या है? मैडम का शुक्रिया अदा कर, एक झटके में 1 लाख मिल रहे हैं। तुम्हारे जैसे गरीब परिवार ने शायद पूरी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ नहीं देखा होगा। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर ठंडी हंसी हंसकर बोला, मिस लियू, भले ही हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हमारे बीच सगाई हो चुकी है। क्या तुम्हारा परिवार हर समस्या को इसी तरह हल करता है? मेरी बात सुनकर लियू रुयान तिरस्कार से हंसी और बोली, सगाई? पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देख। क्या तुझे सच में लगता है कि तू मेरे लायक है? इतना कहकर उसने मुझे सिर से पैर तक घृणा भरी नजरों से देखा और बोली, तुम जैसे इंसान से बात करना भी मुझे घिन दिलाता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम्हारी बात यहीं तक है तो मैं भी जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये कमरा मैंने पहले बुक किया था, चाहे तुम अरबपति की बेटी ही क्यों ना हो। पहले आने वाले का हक पहले होता है। तभी असिस्टेंट वांग चीखी,
मिस लियू के सामने नियम कानून की बात करता है। पूरा होटल डोंगहिंग ग्रुप का है। जब मालिक खुद यहाँ खड़ा है तो उसे पहले बुकिंग करने की क्या जरूरत। उसकी बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि इतनी कम उम्र में वो लियू रुयान की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट कैसे बनी। चापलूस शब्द उसके लिए बिल्कुल सही था। मैंने शांत स्वर में कहा, असिस्टेंट वांग, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अगर मिस लियू इस होटल की मालकिन है तब भी बिजनेस नियमों से चलता है। अगर नियम ही नहीं रहेंगे तो क्या? जिंघाई में मैडम लियू की बात ही कानून है। इतना कहकर उसने पीछे हाथ हिलाया और चिल्लाई, सिक्योरिटी, इस बदतमीज लड़के को अभी बाहर फेंको। मैंने सीधे लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, मिस लियू, क्या आप बाहर भी ऐसे ही लोगों पर जुल्म करती हैं? क्या आपके पिता को इस सब के बारे में पता है? पिता का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने उंगली मेरी तरफ तानकर चीख कर कहा, बी, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पिता का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत कर। लियू रुयान चाहे किसी सुअर से शादी कर ले, लेकिन तुमसे कभी नहीं करेगी। उसकी इस बेइज्जती पर भी मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, मिस लियू, क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत देती हैं? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? खाई हुआ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आखिर तुम चाहती क्या हो कि मैं करूं? क्या चाहता हूं मैं, मिस लियू? इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। मेरी बात सुनते ही असिस्टेंट वैंग गुस्से से चीख पड़ा, ओए लड़के, तू किसे धमकी दे रहा है? जिंघाई में डोंगहिंग ग्रुप की ताकत के सामने तुझे कुचलना चींटी मसलने से भी आसान है। इतना कहकर उसने तुरंत लियू रुयान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लियू रुयान ने संतुष्ट होकर सिर हिला दिया और बोली, वाकई असिस्टेंट वैंग, हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं भीतर ही भीतर हंस पड़ा। यूनिट ज्वाइन करने के बाद से लेकर आज तक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान 1 घंटे के अंदर मुझे 2 बार धमकी देने की हिम्मत करेगा। अब मेरा भी धैर्य खत्म हो चुका था। मैंने जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो लाओली, मैं श्याओ भी बोल रहा हूँ। उधर से जोरदार हंसी सुनाई दी। अरे लड़के, तुम तो अपनी माँ का 50वां जन्मदिन मनाने छुट्टी लेकर गए थे, अचानक मुझे कैसे याद कर लिया? और हाँ, तुम्हारी मंगेतर भी तो जिंघाई में ही है, मौका मिले तो उससे भी मिल लेना। मैंने सामने खड़ी लियू रुयान की तरफ ठंडी नजर से देखा और गंभीर आवाज में कहा, सर, मंगेतर से मिलने की बात बाद में होगी, पहले एक बेहद जरूरी बात रिपोर्ट करनी है। मेरी माँ को किसी ने मारा है। मेरी बात सुनते ही दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गुस्से से भरी आवाज आई, क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ एक राष्ट्रीय हीरो के परिवार से है, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि उन पर हाथ उठाया? मैंने शांत स्वर में कहा, सर, इतनी बड़ी बात पर मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। मेरी बात खत्म होते ही उधर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। लगता था गुस्से में उन्होंने चाय का कप तक फोड़ दिया था। फिर उन्होंने गरज कर कहा, मुझे तुरंत बताओ वो आदमी कौन है। लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही असिस्टेंट वैंग ने झपट्टा मारकर मेरा फोन छीन लिया। उसने फोन कान पर लगाया और घमंड से बोला, ओए बूढ़े, तू ही इसका सहारा है ना? सुन ले, तेरे आदमी ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मेरे बॉस को नाराज करने के बाद आज जिंघाई से जिंदा बाहर जाएगा भी या नहीं, ये भी तय नहीं है। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। शायद फोन के दूसरी तरफ बैठे नेता ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी जिंदगी में कोई उनसे इस लहजे में बात करेगा। उधर से भारी आवाज आई, तो तुम ही हो वो आदमी जिसने श्याओबी की मां पर हाथ उठाया? लेकिन वैंग को अब भी सामने वाले की असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो उसी घमंडी अंदाज में बोला, फालतू बातें मत कर, बता इस मामले को कैसे निपटाना चाहता है। मैं लगभग 20 मीटर दूर खड़ा था, लेकिन फिर भी फोन के उस पार से उठते गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। उधर से ठंडी आवाज आई, कैसे निपटाना है? बहुत जल्द तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन वैंग को फिर भी समझ नहीं आया। वो उल्टा गालियां देने लगा, बूढ़े, लगता है तूने कभी डोंगहिंग ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैं अभी वीआईपी रूम में हूं, अगर हिम्मत है तो खुद आजा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वो गर्व से लियू रुयान की तरफ देखने लगा, जैसे अभी अभी कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ये सब देखकर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस लियू, मानना पड़ेगा, आपने सच में एक बहुत काबिल असिस्टेंट रखा है। इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर आने के बाद भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई। असिस्टेंट वैंग मेरी तरफ घूरते हुए बोला, ओए लड़के, ये नाटक बंद कर। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे पीछे कौन है, जब तक मिस लियू यहाँ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि अब मिस लियू खुद को भी नहीं बचा पाएंगी, तुम्हें क्या बचाएंगी। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि भीड़ में से अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे बाहर देखो। सब लोग दौड़कर खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर का नजारा देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक सरकारी गाड़ियां होटल के बाहर आकर रुक रही थीं। लियू रुयान के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखाई दी। उसने घबराकर कहा, इतनी सारी गाड़ियां, आखिर हुआ क्या है? तभी सबसे आगे वाली गाड़ी से एक गरिमामय मध्यम उम्र का आदमी नीचे उतरा। उसे देखते ही वहां मौजूद कई लोगों ने ठंडी सांस खींच ली और फिर सबकी नजर एक साथ मेरी तरफ घूम गई।
असिस्टेंट वैंग के माथे पर भी पसीना छलक आया। मैं हल्की मुस्कान के साथ आराम से आगे बढ़ा और बोला, इतनी दूर से खुद आने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये देखकर वैंग घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, आप लोगों ने कहीं गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया? तभी सामने वाले अधिकारी ने सीधे उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम ही हो वैंग? उसने घबराकर जवाब दिया, जी मैं ही हूं वैंग, क्या बात है? अगले ही पल कई लोग आगे बढ़े और उसे तुरंत पकड़ लिया। वैंग बुरी तरह छटपटाने लगा और चिल्लाया, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आखिर कौन सा अपराध किया है? कम से कम वजह तो बताइए। अपने सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट को इस तरह गिरफ्तार होते देख लियू रुयान खुद आगे आई और बोली, सर मैं डोंगहिंग ग्रुप की चेयरमैन की बेटी हूं। क्या आप बता सकते हैं कि असिस्टेंट वैंग ने ऐसा क्या किया है? बिना गिरफ्तारी वारंट के आप इन्हें कैसे ले जा सकते हैं? उस मध्यम उम्र के अधिकारी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, गुप्त विशेष इकाई जब किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे किसी लिखित वारंट की जरूरत नहीं होती। उनकी बात सुनते ही पूरा हॉल एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। लोग हैरानी से फुसफुसाने लगे, क्या ये लड़का गुप्त विशेष इकाई के लोगों को जानता है? सिर्फ एक फोन कॉल पर पूरी टीम यहां आ गई। इतनी ताकत पूरे देश में शायद ही किसी के पास होगी। इस बार तो सच में बड़ा तमाशा होने वाला है। लगता है अमीर घर की ये बड़ी बेटी इस बार गलत आदमी से टकरा गई है। चारों तरफ बढ़ती फुसफुसाहट के बीच लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, मिस लियू, मेरी माँ वाला मामला तो अब सुलझ गया है। अब शायद हमें अपने बीच का हिसाब भी साफ कर लेना चाहिए। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो हकलाते हुए बोली, हमारे बीच कौन सी बात? मैंने शांत स्वर में कहा, लगता है आपकी याददाश्त कुछ कमजोर है। मेरी माँ के 50वें जन्मदिन के लिए मैंने जो वीआईपी रूम बुक किया था, उसका हिसाब कैसे होगा? इतना कहकर मैंने जमीन पर दबाए गए असिस्टेंट वैंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैंग, अभी कुछ देर पहले तक तो तू अपने मालिक का नाम लेकर सबको डरा फिर रहा था। अब अचानक इतनी चुप्पी क्यों छा गई है? तभी होटल का मैनेजर कांपते हुए भीड़ में से बाहर निकलकर सामने आ गया। मिस लियू, गलती मेरी ही है। मैं इतना व्यस्त था कि आपको बताना ही भूल गया। आज जनरल मैनेजर लियू ने खुद फोन करके आदेश दिया था कि आज सुप्रीम रूम सिर्फ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए खाली रखा जाएगा। ये सुनते ही लियू न्यू एन का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो गुस्से से हाफते हुए सीधे रेस्तरां के प्रबंधक की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, इतनी महत्वपूर्ण बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रेस्तरां के प्रबंधक की आंखों में आंसू भर आए और वो रोती हुई आवाज में बोला, मिस लियू, मैं बताना चाहता था लेकिन आप लोग इतनी जोर जोर से झगड़ रहे थे कि मुझे बीच में बोलने का एक भी मौका नहीं मिला। लियू न्यू एन गुस्से से अपना आपा खो बैठी और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। तभी मैंने शांत स्वर में कहा, रहने भी दीजिए, आखिर आप जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी हैं। एक साधारण रेस्तरां प्रबंधक से हिसाब बराबर करने की क्या जरूरत है? अपनी जिंदगी बर्बाद होती देखकर सहायक वांग भी घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मेरी उम्र अभी सिर्फ 24 साल हुई है। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं पसीने से भीगी हुई लियू न्यू एन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सहायक वांग, मेरी सलाह है कि अब और शब्द बर्बाद मत करो। तुम्हारी मालकिन खुद अपनी मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो तुम्हारे बारे में सोचने का समय उसे कहां से मिलेगा? मेरी बात सुनते ही लियू न्यू एन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो दांत भींच कर बोली, तुम्हारा नाम तत है ना? ज्यादा हद पार मत करो, ये मत भूलो कि ये जिंगहाई है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लियू न्यू, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे धमकी दे रही हो। इतना कहकर मैंने सबके सामने अपना फोन निकाला और बोला, मैं जरा तुम्हारे पिता से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस जिंगहाई का असली मालिक कौन है। कुछ ही पल में फोन जुड़ गया। दूसरी तरफ से बेहद सम्मान भरी आवाज आई, अरे क्या ये मिस्टर तत हैं? आपका फोन आना तो मेरे लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है। मैंने शांत स्वर में कहा, जनरल मैनेजर लियू, औपचारिक बातें रहने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जिंगहाई का सबसे अमीर आदमी बने बने इतना समय हो गया है कि अब आप अपना ही उपनाम भूल गए हैं? मैंने उन्हें सफाई देने का एक भी मौका नहीं दिया और सीधे कहा, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। मैं सुप्रीम रूम में आपका इंतजार कर रहा हूं। अगले ही पल दूसरी तरफ से किसी गिलास के जमीन पर गिरकर टूटने की आवाज आई। घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मिस्टर तत, कृपया गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। फोन पर हुई पूरी बातचीत वहां मौजूद हर इंसान ने साफ साफ सुन ली थी। सभी के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सब आपस में फुसफुसाने लगे, आखिर ये लड़का है कौन? जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी और डोंगहुंग ग्रुप के चेयरमैन तक को इसकी बात माननी पड़ रही है। आम लोगों को तो उनसे मिलने का भी अधिकार नहीं मिलता, लेकिन इसने सिर्फ एक फोन किया और जनरल मैनेजर लियू तुरंत आने के लिए तैयार हो गए। जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने के बावजूद लियू न्यू एन को इस समय बेहद अपमान महसूस हो रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर गुस्से में कहा, तत, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, हमारा लियू परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लियू न्यू, लगता है तुमने बात उल्टी कह दी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा लियू परिवार मुझे माफ करेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगा भी या नहीं। मेरी बात पूरी होते ही पीछे से एक गंभीर आवाज गूंजी। डोंग हुंग ग्रुप के चेयरमैन लियू बाक यत अपनी गलती स्वीकार करने आए हैं। एक प्रभावशाली मध्यम उम्र का आदमी तेज सांसें लेते हुए भागकर मेरे सामने आकर रुका और उसने घबराकर पूछा, मिस्टर तत, आखिर यहां हुआ क्या है? जैसे ही लियू बाक यत ने सामने का पूरा दृश्य देखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने डरते हुए पूछा, मिस्टर तत, कहीं मैं देर से तो नहीं आया? मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, 9 मिनट 30 सेकंड। जनरल मैनेजर लियू, मानना पड़ेगा कि आप सचमुच बिजनेस करने वाले इंसान हैं, समय के काफी पाबंद हैं। लियू बाक यत बार बार सर झुकाकर मुझसे माफी मांगने लगे। मिस्टर तत, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या रेस्तरों का खाना आपको पसंद नहीं आया? मैंने अपना हाथ उठाकर लियू न्यू एन की तरफ इशारा किया और कहा, खाने की बात कर रहे हैं? जनरल मैनेजर लियू, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि जो कमरा मैंने पहले से बुक किया था, उसे मेरी अनुमति के बिना किसी और को कैसे दे दिया गया? मेरी बात सुनते ही लियू बाक यत का पूरा शरीर कांप उठा। अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। लियू न्यू एन के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लियू बाक यत गुस्से से चिल्लाए, बेवकूफ लड़की, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मिस्टर तत का बुक किया हुआ कमरा छीन लो? लियू न्यू एन इस थप्पड़ से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा और बोली, पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे क्यों मारा? मैंने तो सिर्फ अपने ही रेस्तरां में खाना खाने के लिए कमरा लिया था, इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी आंखों में भरा हुआ अपमान देखकर मेरे मन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी इतना काफी नहीं था। लियू परिवार अभी भी मेरी मां से माफी मांगने का कर्जदार था। लियू बाक यत ने गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखा और बिना एक पल गवाए उसे दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। वो गरज कर बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझसे पूछो क्यों मारा? आज मिस्टर तत की मां का 50वां जन्मदिन है। अगर तुम उन्हें बधाई नहीं देना चाहती थी तो मत देती, लेकिन उनका बुक किया हुआ कमरा छीनने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी बचपन से बहुत ज्यादा लाड प्यार में पली है। मिस्टर तत, कृपया उसे माफ कर दीजिए। सच कहूं तो जिंगहाई के सबसे बड़े उद्योगपति का मामला संभालने का तरीका उनकी बेटी से कहीं ज्यादा समझदारी भरा था। लियू बाक यत की हर बात मजबूत और साफ थी, लेकिन उनकी बेटी का दिमाग अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। शायद वो कभी समझ नहीं पाएगी कि उसके अपने पिता ने एक बाहरी आदमी के लिए अपनी ही बेटी को 2 बार थप्पड़ क्यों मारा। लेकिन इस राज को बहुत कम लोग जानते थे और संयोग से लियू बाक यत उन्हीं लोगों में से एक थे। कुछ समय पहले यही आदमी मेरे लीडर से लगातार 3 महीने तक विनती करता रहा था कि उसकी बेटी की शादी मुझसे करवा दी जाए। तभी किसी ने कहा, चेयरमैन लियू, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शौचालय गया था तब मैंने अपनी आंखों से इस माँ बेटे को कूड़ेदान में चीजें ढूंढते हुए देखा था। कृपया इनकी बातों में मत आइए। वेटर की बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग मुझे घृणा की नजरों से देखने लगे, लेकिन लियू बाक यत ने सबकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग फैसला किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई प्लास्टिक की बोतलें या कबाड़ इकट्ठा करता है तो उसमें बुराई क्या है? ये मेहनत और ईमानदारी की निशानी है। लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को तो शायद भविष्य में खाली बोतलें उठाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। खाई हुआ। शायद बाहर से देखने वाले लोगों को यही लग रहा था कि लियू बाक निगिया सिर्फ अपने रेस्टोरेंट की इज्जत बचाने के लिए मेरी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो आखिर तक लियू परिवार को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और कुछ भी नहीं बोला। फिलहाल मैंने पूरा मामला लियू बाक निगिया के हाथ में छोड़ दिया, लेकिन उनकी अगली हरकत ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। कंपनी के सभी बड़े अधिकारियों के सामने उन्होंने अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे अपनी बेटी लियू न्यू येन की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में बोले, मैं डोंग हुंग ग्रुप का चेयरमैन होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी वक्त मिस्टर तत से माफी मांगो। अगर तुम्हें उनकी माफी नहीं मिली तो मैं मान लूंगा कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। लियू बाक निगिया की ये बात लियू न्यू येन की बची खुची उम्मीद पर आखिरी वार साबित हुई। एक तरफ उसका चापलूस असिस्टेंट था और दूसरी तरफ उसका अपना सगा पिता। कुछ पल पहले तक घमंड से भरी हुई लियू न्यू येन अचानक पूरी तरह चुप हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। लियू बाक निगिया ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, मिस्टर तत, क्यों ना हम यही बात खत्म कर दें? मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जनरल मैनेजर लियू, लगता है मेरी और आपके लियू परिवार की किस्मत में साथ होना लिखा ही नहीं है। वो तुरंत बोले, मिस्टर तत, ऐसा कीजिए, आप जो कीमत कहेंगे हम देने को तैयार हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप मुझे कीमत लगाने के लिए कह रहे हैं? मतलब आप इस पूरे मामले को पैसे से खरीदना चाहते हैं? फिर मैंने बिना रुके आगे कहा, सच कहूं तो इन सालों में मैंने बहुत से अमीर लोगों को देखा है, लेकिन आपकी बेटी जितनी घमंडी और बदतमीज इंसान बहुत कम मिले हैं। अगर आज आप मेरी पहचान से नहीं डरते तो क्या मेरी मां को वो थप्पड़ नहीं पड़ता?
लियू बॉक निघिया तुरंत सिर झुकाकर बोले, मिस्टर तत, आज जो हुआ उसमें पूरी गलती मेरी बेटी की है। हमारा लियू परिवार आपको हर तरह का मुआवजा देने को तैयार है। आप बस एक शब्द कहिए। मैं डोंग हुंग ग्रुप की प्रतिष्ठा की कसम खाकर कहता हूं कि हम कोई मोलभाव नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता को किसी बाहरी इंसान के सामने इतना झुकते हुए देखकर लियू न्यूयेन शर्म और गुस्से से भर गई। वो चिल्लाकर बोली, पापा, आप जिंघाई के सबसे अमीर आदमी हैं, आप किसी के सामने इतना नीचे कैसे झुक सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस लियू अब तक यही सोचती हैं कि जिंघाई में सिर्फ तुम्हारा लियू परिवार ही सब कुछ है ना? आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अंधा घमंड सबसे बड़ी गलती होती है। जिस सबसे अमीर होने के खिताब पर तुम इतना घमंड करती हो, मेरी नजर में वो सिर्फ नए अमीर लोगों का दिखावा है। याद रखो, सत्ता के सामने पैसा हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। लियू न्यूयेन ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, मिस्टर तत, मैं पापा की तरह इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनूंगी। तुमने बस कुछ बड़े लोगों से जान पहचान बना ली है तो क्या हुआ? क्या तुम बिजनेस की दुनिया में दखल दे सकते हो? मैंने उसकी कही हुई हर बात राजधानी में मौजूद अपने लीडर तक ज्यों की त्यों पहुंचा दी। मेरी बात खत्म होते ही लियू बॉक निघिया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा, जनरल मैनेजर लियू, आपकी बेटी ने अभी जो कहा वो आपने भी सुना है। अगर आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो लोग समझेंगे कि हमारी सीक्रेट एजेंसी के लोगों को कोई भी आसानी से दबा सकता है। मेरी बात खत्म हुए ज्यादा समय नहीं बीता था कि लियू बॉक निघिया का फोन बज उठा। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा, कुछ पल हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार कॉल उठा ली। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं और वो चीख पड़े, क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहिए। उनका चेहरा दर्द से भर गया। बैंक ने अचानक उनके सारे लोन रद्द कर दिए थे और पूरी रकम आज रात 12 बजे से पहले लौटाने का आदेश दे दिया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट से दोबारा पुष्टि करने के बाद लियू बॉक निघिया पूरी तरह पत्थर की तरह वहीं खड़े रह गए। काफी देर तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी लियू न्यूयेन मेरी तरफ देखकर बोली, मिस्टर तत, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक का पैसा वापस लेना भी तुम्हारी वजह से हुआ है? उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि कंपनी के डूबने की खबर सुनने के बाद भी उसे अब तक मेरी असली ताकत पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लियू बॉक निघिया होश में आते ही जोर से अपनी बेटी पर बरस पड़े। लियू न्यूयेन, मैंने आखिर तुम्हारी जैसी मुसीबत क्यों पैदा की? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कम मुसीबत खड़ी की है? क्या तुम पूरे डोंग हुंग ग्रुप को अपने साथ डुबोकर ही चैन लोगी? वो गुस्से में अपनी जांघ पर बार बार हाथ मारते हुए बोले, अरे मेरी किस्मत, क्या अब तक भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी शादी एक अनजान आदमी से क्यों करवाना चाहता था? आज तक तुमने जितनी भी शरारतें की मैंने सब नजरअंदाज कर दी, लेकिन आज तुमने जिस इंसान को नाराज किया है वो मिस्टर तत हैं। वो ऐसे बड़े आदमी हैं जो देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के साथ काम करते हैं। बोलते बोलते उनका गुस्सा और बढ़ता गया और आखिर में वो वहीं पैर पटकने लगे। सच कहूं तो उन्होंने मेरी हैसियत के बारे में जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। मेरी मौजूदा पोजीशन पर पैसा मेरे लिए सचमुच सिर्फ एक संख्या भर रह गया था। लियू न्यूयेन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पापा, आपका मतलब है कि थोड़ी देर पहले इस इंसान से फोन पर बात करने वाला इंसान राजधानी से था? उसी पल वहां मौजूद हर इंसान की नजर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनकी आंखों में सिर्फ डर था। खासकर वो वेटर जिसने कुछ देर पहले मुझे दरवाजे पर रोका था, वो तो कब का वहां से गायब हो चुका था। मैंने लियू न्यूयेन की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मिस लियू, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी मां पर हाथ तुमने नहीं उठाया। अगर वो थप्पड़ तुमने मारा होता तो शायद इस समय तुम मेरे सामने खड़ी होकर बात करने की हालत में भी नहीं होती। खाई हुआ। मिस्टर तत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले मेरी आंखें होते हुए भी मैं आपकी असली पहचान नहीं समझ पाई। लियू न्यूयेन अब बहुत देर से पछता रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था और वो फूट फूट कर रो भी नहीं पा रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसा कीजिए, आंटी का जन्मदिन मनाने का पूरा इंतजाम मैं कर देती हूँ और कल हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी तरफ देखता रहा और सिर हिलाकर बोला, मिस लियू, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थी। मुझे आज भी साफ याद है कि तुमने खुद कहा था कि तुम किसी सुअर से शादी कर लोगी, लेकिन मेरे जैसे गांव के आदमी से कभी शादी नहीं करोगी। मेरी ये बात उसके ऊपर बिजली गिरने जैसी साबित हुई। लियू न्यूयेन उसी पल पत्थर की तरह जड़ हो गई। जिस रिश्ते को पाने के लिए उसने और उसके परिवार ने इतनी मेहनत की थी, वो उसकी आंखों के सामने पल भर में बिखर गया। एक पिता होने के नाते लियू बागजिग भी सिर्फ चुपचाप खड़े होकर गहरी सांस भर सकता था। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि मैं आखिर लियू परिवार के साथ क्या करने वाला हूं। काफी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने निराश खड़े लियू बागजिग की तरफ देखा और कहा, जनरल मैनेजर लियू, आज मेरी मां का 50वां जन्मदिन है, इसलिए मैं लियू परिवार को एक बार माफ करने के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है।
ये सुनते ही लियू बागजिक की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत कहा, मिस्टर तत्, आप जो कहेंगे वही होगा, बस आप हम पर दया कर दीजिए। जरूरत पड़ी तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेगी। मैंने अपना हाथ उठाकर आंसुओं में डूबी लियू न्यू यैन की तरफ इशारा किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बेटी ने एक बार नहीं कई बार मुझे गांव का गवार कहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब ये खुद कुछ समय असली गांव की जिंदगी जी कर देखे। मेरी ये शर्त सुनते ही लियू न्यू यैन का चेहरा तुरंत बदल गया। वो गुस्से में मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और चिल्लाकर बोली, तत्, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मेरे पिता मुझे घर से निकाल दें? मैंने शांत स्वर में कहा, मिस लियू, अभी कुछ देर पहले तक तो तुम खुद लियू परिवार के लिए मुझसे माफी मांग रही थी। अब जब मैंने रास्ता बता दिया तो तुम्हें मंजूर क्यों नहीं? या फिर तुम्हें जेल की जिंदगी ज्यादा पसंद है? इतना कहकर मैंने दूर बने प्राइवेट रूम की तरफ इशारा किया और गंभीर आवाज में बोला, मेरी मां का 50वां जन्मदिन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। ये आखिरी बात मैंने जानबूझकर लियू बागजिक को सुनाने के लिए कही थी। मैं अपना रुख भी साफ करना चाहता था और साथ ही लियू परिवार के लिए एक आखिरी रास्ता भी छोड़ रहा था। आखिर इस पूरी घटना की असली दोषी लियू न्यू यैन और उसकी सहायक थी। बाकी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था। लियू बागजिक कुछ पल तक चुपचाप सोचता रहा, फिर उसने पूरी ताकत से सिर हिलाकर कहा, मिस्टर तत्, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कल मैं इसे खुद गांव छोड़कर आऊंगा। आपकी अनुमति के बिना ये जिंदगी भर जिंघाई में दोबारा कदम नहीं रखेगी। लियू न्यू यैन आखिरी बार विरोध करना चाहती थी, लेकिन अब उसके मुंह से निकला हर शब्द बेकार था। जो मुसीबत उसने खुद पैदा की थी, उसका परिणाम भी उसे खुद ही भुगतना था। और इस पूरी घटना की जड़ सहायक वांग उसी रात चुपचाप जेल भेज दिया गया। सिर्फ किसी राष्ट्रीय हीरो के परिवार का अपमान करने का अपराध ही इतना बड़ा था कि शायद वो पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। सारी बातें खत्म होने के बाद मैंने पास की दुकान से एक जन्मदिन का केक खरीदा और जल्दी जल्दी घर लौट आया। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। रसोई में अपनी मां को खाना बनाते हुए देखकर मैं अपने जज्बातों को अब और नहीं रोक पाया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मां, इन सभी सालों में आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। मां ने प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा आज इतना बड़ा इंसान बन गया है तो मैंने जितनी भी तकलीफें झेली हैं वे सब पूरी तरह सफल हो गईं।